88 साल। अगर हम लोग लिखित कागज की बात करें तो हमने पूरा 88 साल संघर्ष किया है, तब जाके हमें ये झारखंड मिला है। लेकिन आज दुर्भाग्य की बात है, जिन लोगों का नाखून नहीं कटा है, जिन लोगों का बाल नहीं उखड़ा है, आज वे झारखंड में आके बाबू बने हैं और हमारे लोग मजदूर भी नहीं बन पा रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई है। यहाँ जितने भी तमाम लोग आए हैं, आपके घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, उन्हें स्कूल भेजते हैं ना? अरे भाई, स्कूल क्यों भेजते हैं? स्कूल इसीलिए भेजते हैं कि मैंने बच्चा पढ़ेगा लिखेगा और फिर एक छोटी सी नौकरी करेगा। लेकिन यहाँ की जो गवर्नमेंट है, इतनी चालाकी के साथ, अब तक जितनी भी गवर्नमेंट बनी, इतनी चालाकी के साथ यहाँ के लोगों के हक अधिकार को छीनने का काम किया है, यहाँ के लोगों के नौकरियों को बेचने का काम किया है। अभी कुछ साथी फोन किए थे, जेई की बहाली है, उसमें पहले से एग्जाम देने से पहले चर्चा है कि कितने में सीट बिकेगी। आज लड़ाई बहुत जरूरी है, नहीं तो आने वाला दिन हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। आप लोग बंजारा देखे हैं? गुलगुलिया, उनका घर द्वार नहीं होता है। आज वे इस गांव में रहते हैं, कल दूसरे गांव में चले जाते हैं, फिर अगला दिन तीसरे गांव में चले जाते हैं। क्या उनका घर द्वार नहीं था? एक समय था। लेकिन जिस प्रकार आज टाटा जमशेदपुर के क्षेत्र में कंपनियों का आगमन हुआ है, यहाँ के लोगों की जमीन अधिग्रहण किया जा रहा है, उनके साथ भी एक दिन ऐसा ही हुआ था। आज उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। तो आप इस घुमान में नहीं रहिए कि हम लोग गाँवों में रहते हैं। आपके अगर कोई रिश्तेदार शहरों में रहते हैं, जहाँ फैक्ट्रियां हैं, जहाँ कंपनियां हैं, उन्हें एक बार फोन लगा के पूछिएगा आज क्या स्थिति है उनकी। कभी उनके पास 10-20 एकड़ जमीन हुआ करता था, आज घर और बाड़ी के सिवा कुछ नहीं बचा है। तो एक दिन आपका वो हश्र ना हो, इसलिए आज आंदोलन जरूरी है। आज हो सके आपको ये लगता है कि भाई ये धनबाद का झगड़ा है, तो धनबाद वाले समझ लेंगे, बोकारो वाले समझ लेंगे, हमको क्या। लेकिन एक बात याद रखिए, यदि आप हमारे साथ जुड़े हैं, यदि आपका संबंध धनबाद और बोकारो से है, तो ये लड़ाई भी आपकी है। एक छोटा सा कहानी सुनाते हैं। मोबाइल गिरा आपका, मोबाइल गिरा। एक किसान था, किसान समझते हैं ना? आप लोग सभी किसान समझते हैं? किसान ने अपने घर में 3 पशुओं को पालतू बनाया था, मैंने अपने बच्चे की तरह पाला था। एक कबूतर, कबूतर समझते हैं? आप लोग पायरा बोलते हैं ना? तुम्हें पायरा बोली ना? एक पायरा और एक साड़ा, साड़ा यानी मुर्गा ना, एक मुर्गा और एक पांठा यानी जिसको आप लोग छागल बोलते हैं। यानी 3 वो चीज वो किसान पालतू बना के अपने घर में रखा हुआ था। एक दिन क्या होता है, जो पायरा होता है यानी सबसे छोटा तो कबूतर था, उसके जो टोंग होता है, आप लोग टोंग ही बोलते हैं ना, जो रहता है जिसमें वो, उस टोंग में वो विषैला सांप आता है। और वो सांप क्या कर, जब सांप आता है तो जो पायरा यानी जो कबूतर होता है, वो मुर्गे से सहायता मांगता है कि ऐसा ऐसा बात है, मेरे घर में एक सांप घुस आया है, यदि आप मेरी सहायता करेंगे तो सांप निकल जाएगा, नहीं तो मेरे बच्चों को वो डस लेगा। तो ठीक उसी प्रकार जैसे हम धनबाद से मान के चलिए हम कबूतर हैं, आप और मुर्गा हैं, आपसे सहायता मांगने आए हैं कि भाई मेरे घर में एक सांप आया है, हम कोल्हान आपसे सहायता मांगने आए हैं। तो मुर्गे ने क्या कहा कि झगड़ा आपका है, ये झगड़ा आपका है, आप समझिए हम इसमें सहायता नहीं करेंगे। कबूतर को लगा कि अब ये सहायता हमारी नहीं करेगा। अब वो चला गया बकरे के पास, उसका बड़ा बड़ा सींग था, बोला भैया आप हमारी सहायता कर दो, आप कम से कम अपना सींग से डर दिखाकर इस मुर्गे को मेरे घर से बाहर कर दो, नहीं तो ये मुर्गा मेरे छोटे छोटे बच्चों को खा जाएगा। बकरे ने भी, सॉरी सांप, बकरे ने भी वही कहा कि भाई ये झगड़ा आपका है। शायद आपके मन में भी आ रहा होगा कि लड़ाई तो धनबाद बोकारो से स्टार्ट हुआ है, हमको क्या नुकसान होगा। तो इसलिए इस कहानी को थोड़ा सुनिएगा। बकरे ने भी क्या कहा कबूतर से कि झगड़ा तुम्हारा है, तुम समझो, हम सहायता नहीं करेंगे। हाथ दुखाए। वो कबूतर समझ गया कि ये लोग थोड़ा सा घुमान में हैं, ये लोग थोड़ा शक्तिशाली हैं, इनको घुमान हो गया है, ये मेरी सहायता नहीं करेंगे। वो फाइनली अपना बच्चा लोग को जिस तरह सका लेके वो उड़ गया। लेकिन सांप तो था, कबूतर तो उड़ चुका था, लेकिन सांप तो उसके घर में अभी भी था। फाइनली रात को क्या होता है, वो सांप किसान की जो पत्नी थी उसे डसने का काम करता है। किसान की जो पत्नी थी, किसान ने बोटा के एक ठपका नहीं ले लो, अब बीमार हो गई तो सुबह झाड़ फूक हुआ। जब झाड़ फूक हुआ तो खाने के लिए चाहिए ना, मुर्गा को सुबह सुबह काटा गया। 2 दिन बाद 2 गो आपूस कुटुंब नौतन फिर आए नया नया,
मुर्गा नहीं था, इस बार पांठा बचा था, बड़का बड़का सिंह था, उसको काटा गया। तो इस कहानी का मतलब है यदि मुर्गा और पांठा दोनों मिल के अगर छोटा सा पेरुआ यानी पैरा का साथ देता और सांप को निकाल देता तो ये तीनों जिंदा होता। इसी को समाज कहते हैं। इसलिए ये मत समझिए कि ये झगड़ा आपका नहीं है। आग एक ही घर में लगता है, लेकिन वो आग जलते जलते पूरे गांव तक आता है। इसलिए आज लड़ाई की आवश्यकता है। क्या एक बात बताइए, क्या आपके पढ़ने वाले जो बच्चा लोग हैं वो लोग बंगाल में मास्टरी कर सकता है? नहीं। आपके जो घर में बच्चा लोग जो MA BA कर रहा है उन लोग बंगाल में मास्टरी कर सकता है? नहीं कर सकता है। लेकिन हमारा यहाँ क्या कंडीशन है, कोई भी कभी भी आके मास्टरी तो सब नौकरी आके कर सकता है, फर्जी सर्टिफिकेट बना सकता है। इसलिए ये लड़ाई आज बहुत जरूरी है। आप कुछ दिन पहले पानी बोतल मैं पानी नहीं से मेरा तबियत थोड़ा खराब है काफी दिन से, छोड़ दिए। कुछ दिन पहले आप लोग पेपर पढ़े होंगे, बंगाल में टीचर की वैकेंसी आई थी। उसमें साफ शब्दों में लिखा था कि आपको बांग्ला भाषा का ज्ञान होना चाहिए और साथ ही आपको बंगाल का होना चाहिए, बंगाल का निवासी होना चाहिए। बिहार में भी एक वैकेंसी आई थी, वहां भी स्पष्ट लिखा था बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए। पंजाब में वैकेंसी आई थी एक सप्ताह पहले, वहां भी लिखा था कि पंजाब का निवासी होना चाहिए। और ये सही है भाई, इसीलिए अलग अलग राज्य बना है कि उस राज्य के लोगों को वहां अधिकार मिले। लेकिन झारखंड में भी एक वैकेंसी आई है, उसमें क्या लिखा है? भारत का नागरिक होना। झारखंड में भी वैकेंसी आई है, क्या लिखा है? भारत का नागरिक होना चाहिए। पता नहीं लोग कितना गंदा राजनीति करता है। यहाँ के लोग कहाँ जाएंगे? यहाँ के लोग अपने हक अधिकार से दिनों दिन वंचित हो रहे हैं, इन्हें जरा सा भी सुध नहीं है। और सुधी कहाँ से रहेगा? आपका कोयलांचल के आपका कोल्हान का जमशेदपुर का एगो मंत्री हमारा धनबाद रात रात जाता है कोयला चोरी करने के लिए। क्या मतलब है जनता से इन लोग को? आपका है जमशेदपुर का एगो मंत्री बना है, वो रात को धनबाद जाता है कोयला चोरी करने के लिए, रात को जाता है। क्या मतलब है? जनता मरे जिए, क्या मतलब है इनको? 5 साल के लिए सत्ता में आए हैं, जितना लूटना चाहिए लूट लेते हैं। आज सौभाग्य का दिन है, आज वो गौरवशाली दिन है, आज हूल दिवस है। तो इसी बीच तमाम सभा के माध्यम से होल बीरो सिद्धू कानू नायकों को हम नमन करते हैं। आज जो उनकी लड़ाई थी, वो लड़ाई किस लिए थी? वो लड़ाई भी कहीं ना कहीं आज जिससे हम लोग लड़ रहे हैं, महाजनी प्रथा, सुदखोरी प्रथा, सामंतवादी प्रथा, पुलिसिया जुल्म, उसी के खिलाफ वो लड़ाई थी। आज भी केवल तस्वीर बदली है, केवल राज्य की तस्वीर बदली है, तकदीर आज भी वही है। पता नहीं इन 22 सालों में हमारे लोगों में क्या हुआ कि आज वे लड़ने को लेकर, अपने हक अधिकार को लेकर प्रतिबद्ध नहीं दिखे। इसलिए आज हमारे साथ नुकसान हुआ है। देखिए एक बात सीधा है, आप पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, सबसे पहला यदि आज किसी को नुकसान हो रहा है तो छात्रों को हो रहा है, क्योंकि आज तक नीति नहीं बन पाई है। अगर नीति नहीं बनेगी तो किसी भी राज्य के लोग आके यहाँ से आसानी से सर्विस करेंगे। अब उनके पास पैसा होगा, हमारे पास जमीनें होंगी, और वे तो वही चाहते हैं कि किसी प्रकार झारखंड का जमीन लिया जाए। और एक बात, हमने कभी किसी राज्य के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, हम सबका सम्मान करते हैं, लेकिन अपनी अपनी जगह। ये राज्य हमारा है, यहाँ पहला अधिकार हमको मिलना चाहिए। मान के चलिए अगर इस जगह में अगर कोई पानी का टंकी लगाया जाता है तो उस पानी का टंकी से जो पानी आएगा उसका पहला लाभ किसको मिलना चाहिए? जाहिर सी बात है जिस गांव में लगा है। तो ठीक उसी प्रकार जो कल कारखाने फैक्ट्रियां बनती हैं, जमीनें हमारी, नदियां दूषित हमारी होती है, लेकिन आज भी हक अधिकार हमें नहीं दिया जाता है। इसलिए लड़ाई अत्यंत आवश्यक है। और हाँ, हम भारत के नागरिकों से कंपटीशन नहीं कर पाएंगे, ये बात आपको मानना होगा। अगर आप बंगाल की बात करते हैं तो बंगाल पढ़े लिखों की जमीन थी। जब हम लोग जंगल में, वनों में, पर्वतों में रहते थे, देखिए लाज शर्म की बात नहीं है, आपको इस सच्चाई को स्वीकार करना होगा कि हमारे जो पूर्वज थे वो जंगलों में अपना जीवन बिताए हैं, वो पेड़ पर्वत पहाड़ों में, खेत खलिहानों में बिताए हैं। उस समय वहां रविंद्रनाथ टैगोर नाम के बहुत बड़े कवि हुआ करते थे। अगर आप बिहार की बात करें तो वो राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की धरती है, यूपी मुंशी प्रेमचंद की धरती है। तो भाई उन लोगों से हम भारत के नागरिक अगर कंपटीशन में आ जाएंगे, क्या हम मुकाबला कर पाएंगे? नहीं। कि आप तेज है, हम आपकी तेज पर शक नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपको इतिहास को समझना होगा, आपको अपने कल्चर को समझना होगा। आप उनसे नहीं मुकाबला कर सकते हैं। मुंबई के नगर में रहने वाला, चेन्नई के महानगर में रहने वाला स्टूडेंट हमारे रांची, हमारे धनबाद, बोकारो के स्टूडेंट का मुकाबला नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता है? आप लोग सभी जानकार लोग हैं। हमारे पास स्कूल सुविधा कब आई, कॉलेज की सुविधा कब आई? 1960 में रांची विश्वविद्यालय। उससे पहले कोई विश्वविद्यालय था क्या? अगर आपके पास जानकारी है तो बताएं। नहीं अगर है, अगर हम गलत है तो आप बता सकते हैं। शायद हमको लग रहा है 1960 में। लेकिन बिहार में विश्वविद्यालय कब से है? नालंदा विश्वविद्यालय है ना, आज से है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय आज से 1000 साल पहले से उनके पास एजुकेशन सिस्टम है। हम कैसे उनका मुकाबला कर पाएंगे? तो हमको यदि मुकाबला करना है, हमको यदि कंपटीशन करना है, तो हमको हमारे लोगों के बीच कंपटीशन होना चाहिए, ना कि भारत के नागरिकों के बीच। हमारा कंपटीशन हमारे बीच होगी। अब आप ऑस्ट्रेलिया को खिलाएंगे, कनाडा से ऑस्ट्रेलिया को खिलाएंगे, नामीबिया से, तो मुकाबला होगा? नहीं होगा। तो वही हाल ये लोग कर रहे हैं। इन्हें कुछ मालूम नहीं है, ना ये भूत जानते हैं, ना भविष्य जानते हैं, इन्हें वर्तमान है। इन्हें केवल पैसा ऐंठना है। आज इस वर्तमान सरकार में जितनी लूट है वो किसी सरकार में नहीं रही है। इन्हें कोई मतलब नहीं है। जबकि इनका इमोशन क्या था कि ये जल जमीन जंगल की सरकार है, ये झारखंडियों की सरकार है। इस भावना के साथ इन्होंने सरकार बनाया था। आज पढ़ने वाले स्टूडेंट सड़कों पर है। आज 6 महीना से, जनवरी दिसंबर लास्ट से, यानी जनवरी महीना से ये आंदोलन चल रहा है। आज ये 6ठा महीना है। केवल स्टूडेंट, पहली बार झारखंड के इतिहास में, झारखंड के नहीं भारत के मानचित्र में होगा जब कोई आंदोलन केवल स्टूडेंट लोग कर रहे हैं। और ऐसे स्टूडेंट जिनका कल तक कोई पहचान नहीं था, जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं था, जिनका किसी पॉलिटिकल व्यक्ति से संबंध नहीं था, आज उन स्टूडेंट ने आंदोलन किया है। और ये आंदोलन का चर्चा झारखंड में नहीं, झारखंड राज्य के बाहर भी हो रहा है। क्योंकि ये समय की मांग है, ये समय की मांग है। अगर आप समय के मांग के अनुसार नहीं चलते हैं तो हमारा जनरेशन तो बीत जाएगा, लेकिन आने वाली पीढ़ी आपकी गुलाम होगी। इस बात को आपको मानना होगा। आप जितने भी औद्योगिक क्षेत्र हैं, आप वहां चले जाएं। आज अन्य राज्यों, और अन्य राज्यों की बात तो छोड़िए, भारत एक संवैधानिक देश है। संवैधानिक देश है ना, यानी जो संविधान का उल्लंघन करता है उसको देशद्रोही कह सकते हैं। चाहे वो कलेक्टर रहे, चाहे बड़ा बाबू रहे, चाहे प्रधानमंत्री रहे, जो संविधान का उल्लंघन करे उसे तो देशद्रोही कह सकते हैं ना, उसे घुसपैठिया कह सकते हैं ना। तो बिल्कुल हम बाहरी इन्हें नहीं कहेंगे, इन्हें अन्य राज्यों के नहीं कहेंगे, इन्हें देशद्रोही कहेंगे, इन्हें घुसपैठिया कहेंगे, क्योंकि इन्होंने सीएनटी कानून का उल्लंघन किया है। और सीएनटी कानून भारतीय संविधान अनुसूची 9 में शामिल है। सीएनटी कानून की 3 अध्याय, एसपीटी कानून का अध्याय 53 छोड़कर सारी धाराएं, सारे अध्याय भारतीय अनुसूची 9 में शामिल है। 12 अनुसूची है जिसमें 9 ही अनुसूची में शामिल है। तो गलत तो वे लोग हैं जिन्होंने सीएनटी का उल्लंघन करके यहां जमीनों को खरीदने का काम किया है। माननीय हाईकोर्ट का आदेश है, यदि किसी कंपनी ने किसी रैयत का जमीन लिया है और यदि जमीन खाली पड़ा हुआ है, अगर वहां फैक्ट्री नहीं है, तो उस जमीन को उस किसान को वापस कर देना चाहिए। तो दोषी तो ये लोग हैं, गद्दार तो ये कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां जो सरकार को अरबों का दान देती है, क्योंकि न्यायालय का उल्लंघन यानी संविधान का उल्लंघन तो उन्होंने किया। ये माननीय न्यायालय का आदेश है कि आप उन जमीनों को वापस कर दे जिसमें काम नहीं हो रहा है। तो ये क्या कर रहे हैं, 2-4% जमीन विधायक मंत्रियों को दे रहे हैं और बाकी को ऊंचे दामों में बेच रहे हैं। अरे कितना दुर्भाग्य की बात है, अब तो सुन रहे स्वर्णरेखा नदी का पानी कंपनी बेच रहा है। पेपर कटिंग में पढ़े हम, स्वर्णरेखा नदी का पानी ये कंपनी लोग के जिम्मा है। जल जमीन जंगल के लड़ने वाले लोग आज इतने कायर हो चुके हैं कि वे कंपनी डिसाइड करेगी झारखंड का भविष्य, एक कंपनी बेचेगी हमारे पानी को जिसके लिए हमने खून बहाया है। आज जो ये नदियां हैं, ये जो नाले हैं, ये पर्वत पहाड़ हैं, इसके लिए हमने खून बहाया है और उसका पानी ये कंपनी बेचेगी। आज आपको समझना होगा, इसीलिए आज लड़ाई जरूरी है। आज नहीं लड़े तो आने वाला दिन आपका, जो आने वाला जनरेशन होगा, निसंदेह वे गुलामी की जंजीरों में होंगे। आज आपको याद होगा, थोड़ा सा साजिश को आपको समझना होगा कि किस प्रकार साजिश से यहाँ झारखंडियों के हक अधिकार को वंचित किया जा रहा है। 2004 में जब झारखंड राज्य अलग हुआ था, तो सबसे पहले 2004 में प्राइमरी टीचर की वैकेंसी आई थी। आप सभी को याद होगा, क्योंकि आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं। प्राइमरी टीचर यानी 5वां तक ना जी। प्राइमरी टीचर बनने के लिए आज भी 22 साल हो गए झारखंड के, आज भी डीएलएड की डिग्री चाहिए। लेकिन 2004 में बीएड मांगा गया था, अभी सिर्फ झारखंड से।
अगर आप लोग नहीं समझते हैं तो आपसे बड़ा बेवकूफ, आपसे बड़ा मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। आज 22 साल बाद आज मांगा जाता है डीएलएड, लेकिन 2004 में बीएड मांगा गया था, जबकि पूरे भारत में कहीं बीएड नहीं मांगा गया था प्राइमरी टीचर के लिए, केवल झारखंड में मांगा गया था। इसलिए क्योंकि झारखंड नया नया बना था, यहाँ बीएड की डिग्रियां उतनी थी ही नहीं। तो कहाँ था? सब यूपी बिहार में, सब भर गए, कोई नीति नहीं, कोई नियम नहीं। अभी आप देखिए, अभी भी देखिए, अभी लगभग 100 पदाधिकारी बने एग्रीकल्चर के। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर से ग्रेजुएशन करने वाले कितने हैं? इस भीड़ में एक भी नहीं। एक आध यूनिवर्सिटी है, एक आध यूनिवर्सिटी होंगे, लेकिन प्रश्न ये है कि यूनिवर्सिटी जो है झारखंडी लोग कितना डिग्री किए हैं एग्रीकल्चर का, उनकी एक बार जांच की जाए। ऐसे कहने को तो आईआईटी है धनबाद में, आईएसएम आईआईटी है धनबाद में, भारत देश का सबसे सर्वोच्च संस्थाओं में से, लेकिन वहाँ लोकल लोग जो झारखंडी हैं वे कितने हैं? अगर झारखंडी उस कंपटीशन को पास नहीं कर पा रहे हैं जिससे आप उनका एडमिशन लेंगे, तो उन्हें स्कूल कॉलेज सबको बंद कर दिया जाए, हमें खेत खलियान वापस कर दीजिए। अरे जब हम आपको इन 50 सालों में, इन 70 सालों में आप हमको कंपटीशन के योग्य बना ही नहीं पाए, तो बंद कर दीजिए यूनिवर्सिटी को, बंद कीजिए उन कॉलेज को, जो अगर हमारे योग्य है ही नहीं, हम अगर वो टिक ही नहीं पा रहे तो बंद कीजिए, उनको उखाड़ फेंकिए, हमारे हाथों में हल थमाइए, वहां हम खेती करेंगे। ये नहीं है कि हम योग्य नहीं है, हमें योग्य होने ही नहीं दिया जा रहा। जिस प्रकार फ्रांस और वियतनाम की कहानी आपने पढ़ा होगा, वियतनाम के स्टूडेंट को जानबूझकर फेल कर दिया जाता था ताकि फ्रांस के स्टूडेंट का मुकाबला नहीं कर पाए। ठीक उसी प्रकार, चूंकि भले ये विधायक लोग, पहला बात तो 90% मूर्ख विधायक हम लोग चुन के भेजते हैं, इन्हें एमएलए का फुल फॉर्म नहीं मालूम है। बाकी तो सब अन्य राज्यों के लोग हैं, कार्यपालिका में बाहर के लोग, मीडिया जगत में दबदबा है बाहरी लोगों का, आपका न्यायपालिका में बाहरी लोग, तो भाई आपके लिए कानून बनाएगा कौन? ये बार बार दुहाई देते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। आपने जल्लूकट्टी का इतिहास पढ़ा होगा, जल्लीकट्टू का। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि ये जो बुल फाइट है, एक प्रकार से हम लोग इस तरह मुर्गा लड़ाते हैं, वहां बैल को लड़ाया जाता है, उस टाइप से कुछ होता है। बोला ये अमानवीय है, इसे बंद कर दिया जाए। लेकिन तमिलनाडु में इतना विरोध हुआ कि सुप्रीम कोर्ट को झुकना पड़ा। तो यहाँ तो हाई कोर्ट कहता है कि 1932 सही नहीं है, सुप्रीम कोर्ट को झुकते हुए हमने देखा है, क्योंकि मास पावर, जन आंदोलन। उतना तो छोड़िए, 3-3.25 करोड़ की आबादी है झारखंड की, उसमें से अगर 10% लोग विधानसभा में खड़ा होके केवल चुटकी बजाएंगे तो एक कोई ठेल जाएगी विधानसभा की। लेकिन हमने कभी साहस नहीं किया, हमने आदत बना लिया। आज भी देखिएगा, आपके बगल में थाना है, ब्लॉक है, जो बाहर राज्य के लोग हैं वे गर्व के साथ जाते हैं और कुर्सी छीन के बैठते हैं। हमारे लोग जाके डरे समय जाते हैं। आज जब हमारे लोग जाते हैं तो डरे समय थाना प्रभारी का सामना करते हैं। आज ये स्थिति है झारखंड की। कैसा झारखंड? केवल नक्शे में कि साहेबगंज से लेके गढ़वा तक और हजारीबाग से लेके माने बोकारो के बॉर्डर तक केवल नक्शे में हमें झारखंड मिला है। आज हमें तय करना होगा कि झारखंड का मान मर्यादा कहां रखना है। ये झारखंड हमें उपहार में नहीं मिला है, मेहनत से मिला है। हमारी लड़ाई क्या थी? माटी की लड़ाई। उतना छोड़िए, आप स्कॉर्पियो में चढ़ के देखिए इस खेत को, खेत को मत देखिए। इस खेत में जितना आड़ी है, आड़ समझ रहे हैं ना, आड़ सियाड़ समझते हैं, इतना जो आड़ दिख रहा है क्या मशीन से बना है? कोई इंसान बनाया। सोचिए कितना मेहनत किया हो। यहीं से थोड़ा पीछे मुड़ के देखिए, खेत का हम बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो सिर्फ खेतों की जो पगडंडियां हैं, जिन्हें कोई आड़ कहता है, कोई सियाड़ कहता है, इनको बनाने में कितना मेहनत लगा है, तब आज ये झारखंड है। और आज सरकार कहेगी आज कंपनियां कहेगी दबाव बना के, तो भैया अब ये नियम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने हमेशा शहादत दिया है। एक बात याद रखिए, मरना एक दिन सबको है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग समय के साथ बहुत डरने लगे हैं, हम बहुत डर डर के जीने लगे हैं। याद रखिए, जो जितना डरता है उसे उतना डराया जाता है और उतना दबाया जाता है। सही बात है। अरे मरने का कब नहीं मरते हैं, पेपर पर खरीदते हैं ना, पन्ना पलटिएगा, रोज आपको लगेगा कहीं कट के मर जाते हैं, कहीं क्रेन से सट के मर जाते हैं, कहीं पानी में डूब के मर जाते हैं, कहीं रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, तो कहीं भूखमरी से मर जाते हैं। रोज तो मरिए रहे हैं। कौन ऐसा दिन है कि हम लोग नहीं मरते हैं? कोई ऐसा दिन है कि झारखंडी नहीं मरता है? रोज मर रहे हैं। इसलिए कहते हैं, एक बार मौत के डर को त्यागिए और फाइनल बार मरने के लिए तैयार रहिए।
बगल में आपका चांडिल डैम है, सुने हैं ना आप लोग? तुमरा जाए छी चांडिल डैम गए हैं घूमने के लिए ना? खैर आप लोग तो जाके देखे होंगे चांडिल डैम का खूबसूरती, पानी को देख के आए होंगे, नदी नाला को देख के आए हैं। लेकिन चांडिल का डैम बनने में कितना गांव उजड़ा है मालूम है आपको? 84 मोजा 116 को गांव, 116 गांव घूमे हैं आप लोग? नहीं घूमे। काकीरा मौसीरा तुमरा 116 गांव, एगो मौसी घर, एगो मामा घर, एगो ससुर घर, एगो पिसिर घर, एगो बाप घर, इससे ज्यादा नहीं। 116 गांव को उजाड़ा गया है, एगो दो गो नहीं, 116 गांव वो डैम बनने में डूब चुका है। चलिए हम नहीं कहते हैं कि जमीनें ना ली जाए, हम नहीं कहते हैं कि डैम नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए, लेकिन पहला अधिकार किसको? उन 116 गांव को जो लोग सदियों के लिए जल समाधि ले लिए हैं।